प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के साथ में। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक से हर सरकारी जॉब के एग्ज़ाम में 1, 2, 3, 4 से 5 प्रश्न तक ज़रूर पूछे जाते हैं। और अक्सर बच्चे इस बहुत अच्छे टॉपिक का जो बहुत बार रिपीटेड है, इससे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में जो हमको मूल अधिकार मिले हुए हैं, उन सारे मूल अधिकारों की विशेषताएं, सारी उसके बारे में जानकारी बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सरल शब्दों में समझने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद मूल अधिकार से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर जो आपके आता है, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं गलत करके आने वाले हैं, 100% सही करके आने वाले हैं। तो मूल अधिकार को आज हम बेसिक से समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे, बहुत सरल शब्दों में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की। तो भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की, और ये मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, जो भाग 3 है संविधान का, वहाँ पर लिखे गए हैं। इनका अगर जो हम अनुच्छेद से बात करें, तो भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 है और वहाँ से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का पूरा चैप्टर है, जो चैप्टर 3 कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहली मूल अधिकारों की जो विशेषता होती है, वो होती है कि ये सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। ठीक है, ये विदेशी व्यक्तियों के लिए हैं, इसमें से कुछ हैं लेकिन सारे नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल हमारे देश के नागरिकों के लिए प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेद, अभी आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से अनुच्छेद हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन कौन से विदेशियों को भी प्राप्त हैं। फिर दूसरी विशेषता है कि ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है, ये सीमित हैं। इनको सीमित किया जा सकता है, जब संसद चाहेगी तब इनको सीमित किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है। ठीक है, और वहीं ये क्या करते हैं कि सरकार के खिलाफ किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो अधिकार हैं हमारे, वो सरकार के खिलाफ हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और क्या है इनकी विशेषता? ये न्यायोचित हैं, इनको न्यायोचित हैं ये। इसका मतलब है कि अगर जो आपको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप अदालत जा सकते हैं तुरंत, और अदालत आपको ये उपलब्ध कराएगी। ये गारंटी दी गई है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ और विशेषताएं अगर जो हम देखें, तो कुछ ऐसे भी अधिकार हैं इसमें जो हम पढ़ेंगे भी, वो किसी भी परिस्थिति में हटाए ही नहीं जा सकते, कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। वो कौन कौन से हैं? वो हैं 20 और 21। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारे इन मौलिक अधिकारों की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये मौलिक अधिकार हैं क्या। डिटेल से बात करेंगे, तो अनुच्छेद वाइज बात करेंगे, एक एक अनुच्छेद को लेकर के चलेंगे एक एक साथ में। ठीक है, ये भाग 3 है चैप्टर का। तो पहला जो अनुच्छेद है इसमें आर्टिकल नंबर 12 है। आर्टिकल नंबर 12। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या किया गया है? परिभाषा दी गई है। किस चीज़ की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक सी बात बताई गई है इसमें। ठीक, वहीं हम आर्टिकल नंबर 13 की बात करें, तो आर्टिकल 13 जो है वो बताता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ये आर्टिकल 13 कहता है कि अगर जो संसद किसी भी ऐसे कानून को बनाती है जो मूल अधिकारों को ख़त्म कर रहा है या उनके खिलाफ है, तो ऐसा कानून चाहे संसद बना रही हो या पहले से बना हुआ हो, ठीक है, वो उस हद तक नहीं माना जाएगा, वो उस हद तक अमान्य हो जाएगा जिस हद तक वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये है अनुच्छेद 13। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 ऐसी किसी भी विधि को असंगत कर देता है, अमान्य करार दे देता है, ठीक है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ठीक, तो अब हम आते हैं पहला अधिकार। पहला हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है उसकी चर्चा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक की गई है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो देखते हैं एक एक करके। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मतलब कि कोई भी कानून हो, कोई भी विधि है, उस कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, हर अपराधी बराबर है, एक अपराध करने वाला भी एक जैसा है।
ठीक है। तो विधि के समझ सभी को समानता मिली हुई है, कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, मोटा हो, पतला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सभी विधि के समझ क्या हैं, समान हैं। दूसरा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिभेद। ठीक है, कि जो हमारा राज्य है, ठीक है, वो किसी के साथ में भी उसके धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। कोई भी पब्लिक प्लेस पर इस बेसिस पर, इनमें से किसी बेस पर भी जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 15 है ये। 14 क्या है, विधि के समझ समानता। 15 है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 जो है वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब है कि जो भी सरकारी सर्विसेज हैं, जितनी भी सरकारी सर्विसेज हैं, उनमें हमको क्या मिलेगा, अवसर की समानता मिलेगी। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 16वां है। इसके बाद 17वां देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत हमारे यहाँ एक बहुत बेकार सी प्रथा चली आ रही थी छुआछूत की, और जिसको क्या किया गया, संविधान ने जब संविधान बना तो इसको जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, दंडनीय अपराध के तौर पे बना दिया गया। तो अब इस अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया आर्टिकल नंबर 17 से। ये बहुत पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आर्टिकल 17 तो बहुत ही पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 17 है, याद रखेंगे आर्टिकल नंबर कौन सा है, 17 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हम आर्टिकल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों का अंत। इसमें क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई राजा महाराजा की उपाधि लगाते थे, बहुत बहुत सारी उपाधियाँ चलती थी, तो कोई भी उपाधि, सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कोई भी ऐसी उपाधि नहीं लगा सकता सिवाय 2 प्रकार की। एक तो शैक्षणिक उपाधियाँ, शिक्षा से संबंधित, जैसे आप PhD कर लिए हैं तो आप डॉक्टर लगाइए, बिल्कुल लगाइए। और वैसे ही अगर जो आपको सेना में कोई पुरस्कार मिला हुआ है, परमवीर चक्र मिला हुआ है, वीर चक्र मिला हुआ है, तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ करके सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये हमारा 18वां था। तो यहाँ ये 14 से लेकर के जो 18 तक था, ये क्या था, पूरा का पूरा हमारा समानता का अधिकार था। जो अगला हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखते हैं क्या है। तो पहला अधिकार है 19 में आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 को समझेंगे, जल्दी अच्छे से समझेंगे क्योंकि आर्टिकल 19 एक बड़ा आर्टिकल है। तो अगला हमारा जो अधिकार है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में जो पहला हमारा अधिकार आता है वो है आर्टिकल 19, वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको इसमें बताते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक आता है वाक एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने मन से आप जो भी अपना विचार रख सकते हैं, और उसको रखने की भी आपको अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं अपने समाज का, अपने किसी भी चीज़ का। तो आपको सम्मेलन करना है वो आप शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपको आर्टिकल 19 में ही दिया गया है। इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगर जो आपको कोई पार्टी बनानी है, कोई संगठन बनाना है, कोई ग्रुप बनाना है ऐसा, ठीक है, तो आप इसी आर्टिकल 19 के तहत ही आप, हमें भारत के नागरिकों को ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो संघ बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जो हम इसमें बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो यहाँ पर आने जाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता इसी में दी हुई है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में अबाध रूप से भ्रमण कर सकता है। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी जगह छोड़ करके जहाँ पर स्पेशल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जैसे कुछ सैन्य दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव इलाके हैं, या फिर कोई आदिवासी इलाके हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उन इलाकों को छोड़ करके आप भारत के किसी भी हिस्से में अबाध गति से भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगला क्या मिलता है कि निवास की स्वतंत्रता। निवास, भारत के
भारत का जो नागरिक है वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के बस सकता है, जाकर के वहाँ घर बना सकता है, घर बसा सकता है वहाँ आराम से। तो ये हमको किस में स्वतंत्रता मिली हुई है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही ये हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके अलावा हमको कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है? तो पेशे की स्वतंत्रता मिली हुई है। हम भारत का जो नागरिक है वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकता है। जो पेशा उसको चुनना है, उसको बढ़ाई का काम करना है, दर्जी का काम करना है, सुनार का काम करना है, लोहार का कोई भी काम हो सकता है, वो उसको दुकान चलानी है, किसी भी चीज़ की दुकान चलानी है, वो कोई भी पेशा अपना सकता है। हाँ, इसमें भी कुछ शर्तें दी हुई हैं कि आप कुछ ऐसा पेशा नहीं अपना सकते जिसके लिए कुछ स्पेशल डिग्री की आवश्यकता है। जैसे अब कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जा कर के बैठ जाए दवा लेकर के, वो बोले कि आज से हम डॉक्टर बनेंगे, सबके इंजेक्शन लगाएंगे जा करके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। क्योंकि उसके लिए आपको, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप जो बेसिक डिग्री है, MBBS है और बहुत सारी डिग्री होती है डॉक्टरी में, वो डिग्री हासिल कीजिए, वो योग्यता हासिल करिए, फिर आपको वो भी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। हमने देखा कौन कौन सी, वहाँ के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण यानी घूमने की स्वतंत्रता, आने जाने की, वहीं निवास की स्वतंत्रता देखा हमने, और फिर हमने पेशा, व्यापार और अभिव्यक्ति वृत्ति की स्वतंत्रता देखा। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, फिर वहीं हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 को। आर्टिकल नंबर 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसमें अगर जो कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, कोई उससे गलती हो गई है, अपराध हो गया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको अपना दोष सिद्धि के संबंध में भी संरक्षण है। जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता कि हाँ सच में इसी ने अपराध किया था, तब तक उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। उसको बहुत सारे उसमें सहूलियत प्रदान की गई है। ठीक है, आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है, और फिर हम आते हैं आर्टिकल 21 में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें इसी के अंतर्गत हम जीवन का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो किसी के भी हमारे देश में, हमारे देश के नागरिक के किसी व्यक्ति के प्राणों को हम नहीं छीन सकते। ठीक है, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया के अलावा हम किसी भी तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के प्राण नहीं छीन सकते। बस जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जा सकता है। जैसे किसी ने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसकी सज़ा विधि ने क्या निर्धारित की है, मृत्युदंड निर्धारित की है, तो निश्चित रूप से उसको फांसी दी जाएगी और उसके प्राण छीन लिए जाएंगे उससे। ठीक है, और दैहिक स्वतंत्रता भी है। हम किसी की देह के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि उसके शरीर को कोई नुकसान पहुंचे। आप किसी को मारपीट नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हम शामिल करते हैं इसमें। तो इसी में जीवन का अधिकार भी है। इसी में लोग कहते हैं कि स्वच्छ हवा का भी अधिकार शामिल है, स्वच्छ पानी का भी अधिकार शामिल है, स्वच्छ वातावरण का भी अधिकार शामिल है। बहुत सारे जो कानून के विशेषज्ञ हैं इसके बहुत सारे अर्थ निकालते हैं। ठीक है, और इसी का पार्ट का जो है वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। आपको याद होगा, ठीक है, क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको अनुच्छेद 21 के ए के रूप में इसको लिखा गया है हमारे भारतीय संविधान में। इसको बाद में जोड़ा गया और इसको क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे, उनको जो है वो फ्री, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है। तो इसको कहते हैं शिक्षा का अधिकार। ये 21A है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ आर्टिकल 22 जब देखते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में क्या हम गिरफ्तारी से बच सकते हैं और पुलिस द्वारा जो निरोध रोकने से भी हम संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो है हर व्यक्ति को ये बताने का अधिकार है कि हाँ किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसका कारण बताना चाहिए और उसको 24 घंटे के अंदर ही क्या करना होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना होता है। पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को थाने में बंद करके नहीं रख सकती। हाँ, लेकिन इसमें छुट्टी का समय शामिल नहीं होता है और आने जाने का भी समय नहीं शामिल होता है। मान लीजिए कोर्ट यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है, कोर्ट है, वो बहुत दूर था। ठीक है, तो उसको पहुँचने वाला भी समय नहीं उसमें जोड़ा जाता है और छुट्टी पड़ गई तो उसका भी समय नहीं जोड़ा जाता है। और वर्किंग आवर जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को जेल में, थाने में बंद करके पुलिस नहीं रख सकती। उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति को वकील करने का भी अधिकार होता है। ठीक
ठीक है। अगर किसी को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो अपना वकील रख सकता है, वकील के माध्यम से अपना केस देख सकता है और अपने वकील को खबर भी कर सकता है। अपने घर वालों को खबर करने की भी उसको अधिकार है कि भाई उसको पकड़ लिया गया है, कम से कम उसके घर वालों को तो बता दिया जाए कि उसको पकड़ा गया है। तो ये उसको इतने अधिकार होते हैं। और अगर जो कोई व्यक्ति वकील रखने की हैसियत में नहीं है, मान लीजिए कोई गरीब आदमी है बेचारा, उसको पुलिस पकड़ ले गई है, ठीक है, और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील की फीस दे सके, तो ऐसा नहीं है कि उसको वकील नहीं मिलेगा। सरकार उसे अपने खर्च पर जो है, अपने खर्च पर वकील उपलब्ध कराएगी, ठीक है। ये भी प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। तो अगर जो किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई और उसके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं कि उसके साथ न्याय नहीं होगा, उसके साथ भी हमारा संविधान क्या करता है, न्याय करेगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये सब आप लोग डिटेल से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले अधिकार की तरफ। तो जो हमारा तीसरा प्रमुख अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब कि जब आपका बहुत ज़्यादा आपको सताया जाता है या आपको आपके ऊपर अत्याचार किया जाता है तो उसको शोषण बोलते हैं। तो इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 जो है हमारा, वो कहता है मानव के व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मतलब कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पहले लोग क्या करते थे, लोगों को किडनैप कर लेते थे और उनको बेच देते थे। महिलाओं को किडनैप कर लेते थे, बच्चियों को किडनैप कर लेते थे, उनको बेच देते थे। अभी बहुत सारे लोगों के कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं। और क्या किया जाता था, बहुत सारे लोगों से, जो गांव के लोग होते थे, जो पैसे वाले होते थे, मजबूत लोग होते थे, वो क्या करते थे, गरीब लोगों से बलात्श्रम करवाते थे, बेगार करवाते थे और उनको पैसा भी नहीं देते थे उसके बदले। तो जब हमारा संविधान बना तो संविधान ने इन कार्यों को क्या कर दिया, दंडनीय अपराध बना दिया कि अब क्या होगा। आर्टिकल 23 में लिख दिया गया कि मानव का व्यापार पूर्णतः प्रतिषेध है। कोई भी हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, बुजुर्ग हो, कोई किसी भी मानव के किसी भी का व्यापार किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। और वहीं हम देखते हैं बलात्श्रम का भी प्रतिषेध है। मतलब किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, बेगार नहीं कराई जा सकती, फ्री में काम नहीं कराया जा सकता, ज़बरदस्ती काम कोई नहीं करा सकता। अगर जो आप नहीं चाहते हैं तो आपसे जब कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता, बिना मजदूरी के कोई काम आपसे नहीं करा सकता। आर्टिकल 24 देखते हैं। अच्छा, आर्टिकल 24 है कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। हम देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कारखानों में लगवा देते हैं, कि बड़े बड़ी कंपनियों में लगवा देते हैं मशीनों को साफ़ करने के लिए और मशीन चलाने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए। तो आर्टिकल 24 जो है हमारा, वो इस प्रकार के कामों का प्रतिषेध करता है कि भाई 14 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उसको किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाने में उसको जो है काम पर नहीं रखा जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ऐसा काम नहीं करने दिया जाता है। इसको कहते हैं बाल मजदूरी के खिलाफ अधिकार, ठीक है। बाल मजदूरी को यहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा कि भाई किसी भी बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़े, उसको कम से कम बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो उसको, और वो भी अपना बचपन अच्छे से जी सके। तो उसके बचपन को बचाने के लिए उसको मजदूरी में ना झोंक दिया जाए, कारखाने में बचपने में ही ना झोंक दिया जाए। इसके कारण से क्या किया गया है, आर्टिकल 24 के द्वारा बाल मजदूरी का निषेध किया गया है। फिर हम चौथे खंड की तरफ चलते हैं, अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन का? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमें धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है वो कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और भारतीय संविधान के कोने कोने से यही आवाज़ आती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी ताकतवर हो, भारतीय संविधान के इस विशेषता को बदल नहीं सकती। आपको लोग बहुत सारे कहते ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि भारत के संविधान को बदल दिया जाए, क्योंकि 1971 में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने एक डिसीजन दिया था जिसमें कहा था कि संसद कितने भी बहुमत से कोई संविधान संशोधन पारित कर ले, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचे को बदल नहीं सकती, मौलिक विशेषताओं को बदल नहीं सकती। मतलब इसका कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता उसकी एक मौलिक विशेषता है और इस धर्मनिरपेक्षता को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको अगर जो आपसे कोई बोले कि भारत
एक भला एक ही विशेष धर्म का राज्य बनने जा रहा है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। वो केवल कहने की ही बातें हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें कितने आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 25, जिसमें कहा गया है अंतःकरण के और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार किसी भी सोच को, किसी भी विचार को मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, और उसको उसकी जो उसकी विधि है पूजा पाठ की, वो उसको आराम से अपने अनुसार कर सकता है। ठीक है, और उसका प्रचार करना चाहता है वो भी कर सकता है। अगर जो किसी धर्म को नहीं मानना है तो वो नास्तिक रहे, कोई दिक्कत नहीं। भारत सबको बराबर देखता है, चाहे वो धर्म को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो या किसी धर्म को ना मानता हो। ठीक है, और अगर जो किसी को इस पर भी संतुष्ट नहीं है तो वो अपना ही धर्म चला ले, कोई दिक्कत नहीं। भारत कहता है कि अपना धर्म चलाओ भैया और उसका प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फॉलोअर बढ़ाओ जा करके। आप देखो बहुत सारे लोग नए नए विचार चलाते हैं और नया नया प्रचार करते हैं, जैसे जय गुरुदेव और बहुत सारे ऐसे चलते हुए आप देखते हैं। बहुत सारे पंथ नए नए निकल के आ रहे हैं, लोग चला रहे हैं। तो ये सब हमको स्वतंत्रता कहाँ मिली हुई है? आर्टिकल 25 में मिली हुई है। ठीक है, आर्टिकल 26 जो है हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये कहता है कि भैया आप अगर जो किसी धर्म को मानते हो और धर्म में बहुत सारे परंपराएं होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो आप उनको कार्यक्रम कीजिए, उनका प्रबंधन कीजिए, आप व्यवस्था कीजिए, उसमें राज्य कोई दखलंदाजी नहीं करने वाला है। आप आराम से स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कीजिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ठीक है, तो आर्टिकल 27 देखते हैं बच्चा क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अच्छा, ये है कि भाई आप किसी धर्म को मानते हैं, लेकिन किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए अगर जो आपसे कोई कर मांग रहा है, कोई चंदा मांग रहा है, तो आप कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही है। आपका मर्जी है तो दीजिए, आप स्वतंत्र हैं देने के लिए भी और ना देने के लिए भी। कोई भी आपको ज़बरदस्ती किसी भी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी धर्म के लिए धार्मिक कर नहीं ले सकता आपसे। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के व्यक्ति भी उस धर्म के विकास के लिए, उस धर्म में कोई काम करने जा रहे हैं, उसका कोई आयोजन करने जा रहे हैं, आपसे उससे ज़बरदस्ती चंदा नहीं ले सकते। हाँ, इसमें एक चीज़ है, ज़रूर है कि जैसे आप किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं, धार्मिक प्लेस पे, और वहाँ पर कुछ ऐसा टिकट या ऐसा कोई चार्ज लगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो साफ़ सफाई है और जो कानून व्यवस्था है, अच्छा पानी आपको वहाँ मिल रहा है, वो सारी सुख सुविधाएँ जो आपको वहाँ मिल रही हैं उस प्लेस पे जाने पर, वो उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, वो उस रूप में आपसे लिया जाता है। लेकिन इसमें चंदा ज़बरदस्ती वाला शामिल नहीं है कि आप घर में बैठे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आपको रोक करके कोई चंदा ले रहा है ज़बरदस्ती। ठीक है, तो आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखो क्या है, जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो हम देखते हैं 2-3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ होते हैं सरकारी, जो पूरी रूप से सरकारी होते हैं। तो कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी है, जिसमें जो सरकार के द्वारा फंडित है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार उसमें अपना योगदान देती है, उसमें पैसा सरकार लगा रही है, सरकार के खर्च पे चल रहा है, तो ऐसे कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो सरकार के खर्च पे चल रहे हैं, सरकारी सहायता पे चल रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कोई धार्मिक उपासना या उपदेश नहीं दिया जा सकता। अगर जो कोई कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ उपस्थित होने की भी छात्रों को स्वतंत्रता होती है कि वो जाना चाहें तो जाएं, ना जाना चाहें ना जाएं। ठीक है, और वहीं अगर जो आपका कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई प्राइवेट संस्थान है, तो वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो सरकार से सहायता मिल रही है आपके शैक्षणिक संस्थान को, और या आपका शैक्षणिक संस्थान ही सरकारी है, तो वहाँ पर इस तरीके के धार्मिक शिक्षा देना मना होता है। फिर आर्टिकल 29 की बात करते हैं। आर्टिकल 29 और 30 जो हैं वो हमारे हैं, वो धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पे होना चाहिए जो है अल्पसंख्यकों के लिए है, एक इनको बोलते हैं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 ये इसका हिस्सा है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये हमारे अल्पसंख्यक समुदायों को मिले हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 जो हैं वो किसको मिले हुए हैं? अल्पसंख्यक समुदायों को मिले हुए हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं,
अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है, जिसमें क्या है, अल्पसंख्यक जो है उनकी एक विशेष कल्चर होती है, अपनी एक उनकी विशेष भाषा होती है, ठीक है। तो उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी भाषा और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के निजी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। ये अल्पसंख्यकों के लिए है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मदरसे खुले हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम हमारे देश में क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, और वो इसी आर्टिकल 31 जो आर्टिकल 30 है, इसी आर्टिकल के अंतर्गत वो क्या करते हैं, अपने शिक्षा संस्थान खोल रखे हैं उन्होंने, और उनका शासन खुद चलाते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे मदरसे देखे होंगे, बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों के भी देखे होंगे, जो जहाँ पर उनके कल्चर की शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिकल जो 31 है, आर्टिकल जो 31 है हमारा, वो क्या कर दिया गया है, उसको अब वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं रहा। आर्टिकल 31 जो है वो हमारे संविधान का अब हिस्सा नहीं रहा है। आप जो आर्टिकल 31 है उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और डेट कितना था, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था, उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया गया था। आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 क्या था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, ये बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा था। इसलिए सरकार ने, संसद ने क्या किया था, संसद ने 1978 में एक संशोधन किया, और उस संशोधन कौन से नंबर का था, 44वें नंबर का था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा ही दिया कि भाई अब जो हमारे 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में मिले हुए थे, वो अब 7 न रह करके कितने रह गए, 6 रह गए। और जो ये संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं हम। इसको जरूर याद रखना, कब हटाया गया, 1978 में हटाया गया। कौन से संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये इतना सब याद रखेंगे। कौन सा अधिकार था ये जो हटा गया, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 31 हट गया, तो 31 के बाद अब हम सीधा पहुंचते हैं आर्टिकल 32 पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर्टिकल 32 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो वो आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये हमारे संविधान की क्या है, आत्मा है, ठीक है, क्या है, आत्मा है। तो आर्टिकल 32 में क्या दिया है, अगर जो हम देखें तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, मतलब कि ये जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये आर्टिकल समझना थोड़ा सा सबके डिफ़िकल्ट होता है। लोग समझने लगते हैं उपचार मतलब उपचार क्या, कौन सा संवैधानिक उपचार। इसका मतलब ये है कि आपको अभी जितने मिले, अभी हमने जो समझाए, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण का विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो, ये जो अभी 5 अधिकार हमने आगे पढ़े, इन 5 अधिकारों में अगर जो आपको ये नहीं मिल रहा होगा, अच्छा संविधान ने तो दे दिया और संविधान लिखने वाले लिख करके चले गए, अब अगर जो आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो आप करेंगे क्या, कभी सोचा? तो संविधान निर्माता इसकी भी व्यवस्था करके गए हैं, और उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। यह आर्टिकल ये गारंटी देता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ये जितने भी मौलिक अधिकार अभी गिने हैं हमने, इनमें से कोई भी नहीं प्राप्त हो रहा है,
कोई भी बाधा आ रही है उसमें, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है, इस बात की गारंटी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकार उपलब्ध कराएगा, मौलिक अधिकार उपलब्ध कराएगा, जिस व्यक्ति का किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था या उल्लंघन हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर जो आप देखें कि संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं उन सब में कोई भी सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है तो आर्टिकल 32 है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 226 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत जो हमारे राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, कौन होते हैं? हाई कोर्ट जो होते हैं, उनको भी ये अधिकार संविधान ने दिया है कि वो मौलिक अधिकार पर सुनवाई कर सकते हैं और व्यक्ति वहाँ पर भी जा सकता है अपनी दरख्वास्त लेकर के कि भाई हमको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है, ये बाधा है और इसको दूर किया जाए। ठीक है। मान लिया किसी को पुलिस ने पकड़ रखा है, 10 दिन से थाने में बंद कर रखा है, कोई बेचारा गरीब आदमी है, तो वो क्या करे? अपने वकील के माध्यम से, अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, परिवार रिश्तेदार के माध्यम से वो सीधा या तो आर्टिकल 32 से कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट चला जाए, और या फिर आर्टिकल 226 से कहाँ चला जाए? अपने राज्य के हाई कोर्ट में चला जाए और वहाँ पर वो दरख्वास्त दे जा कर के कि भाई साहब हमारे इस क्लाइंट को क्या किया गया है? 10 दिन से थाने में बंद कर रखा गया है और ये उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ है, आर्टिकल 22 का हनन हो रहा है और जल्दी से न्याय कीजिए। तो तुरंत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे और तुरंत उस व्यक्ति को रिहा कराया जाएगा और उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और जिसकी भी उसमें गलती होगी उसको कठोर दंड दिया जाएगा। तो ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। और इस आर्टिकल को लागू करवाने के लिए बहुत सारे शक्तियाँ भी दी गई हैं। वो शक्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं जिनको रिट कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उनको? रिट कहते हैं। तो उन 5 प्रकार की जो रिटें हैं उनकी हम लोग बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो आपने इसमें देखा, आप इस वीडियो को 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 बार देखिए जब तक एक-एक बात आपको समझ में ना जाए। और इस बात की गारंटी है कि आप इस वीडियो को देखने 3-4 बार देखने के बाद बिल्कुल ही समझ जाएंगे। मूल अधिकारों से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, कोई शंका नहीं बचेगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और हम उसका उत्तर देने का तुरंत प्रयास करेंगे। आप सभी ने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है और तो आप हमारे मेहनत को एक लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।